आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है उस दिन तीसरे के का तक जो है देख लिए थे, यानी सरल इकाई, सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना जो है यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। आज तीसरे के खा से हम लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही 1 से 1.5 महीने लगातार अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए और आपकी सफलता जो है अवश्य रौनक लाएगी। तो देखिए, खा जो क्वेश्चन कह रहा है, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं लिखिए एवं उपयोग भी लिखना है इसका, ठीक है ना। तो 2 विशेषताएं ये हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है, जो अक्रिय गैसें होती हैं ये वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक ना। इन्हीं कारण इन्हें दुर्लभ गैसों के नाम से भी जाना जाता है। और ये अक्रिय गैसें जो होती हैं ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात ये किसी गैस से या किसी तत्व से ये जो होते हैं क्रिया नहीं करते हैं। और इनका जो अष्टक होता है ये पूर्ण होता है, इसलिए ये उदासीन ही प्रकृति का होता है। और अगर बात करें, अक्रिय गैसों में वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं, जो कि इन गैसों के जो 2 अणु रहते हैं इनको आपस में बात करके रखते हैं। और उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो हीलियम गैस का उपयोग जो होता है, क्योंकि आपका जो अक्रिय गैस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान आता है। तो अगर हम लोग हीलियम की मतलब जो है बात करें उपयोग की, तो हीलियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर करके जो है गोताखोरों के लिए श्वास में अर्थात श्वास लेने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर बात करें नियान के, तो नियान जो होता है ये वायुयानों में नियान बल्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन जो होता है ये जो बल्ब होते हैं उसमें अक्रिय वातावरण पैदा करने के लिए किया जाता है या अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अक्रिय वातावरण जो उत्पन्न करने के लिए नियान जो होता है, आर्गन जो होता है ये आपके बल्बों में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। नियान का भी उपयोग नियान बल्ब बनाने में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा का खा है, अब यहाँ पर कह रहा है अगला जो तीसरा खा है, कह रहा है निम्नलिखित उप सह संयोजक यौगिकों के आईपीसी नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इनका जो है आईपीसी नेमिंग लिखना है हम लोगों को। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपका दिया गया है PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2, ठीक है ना। तो जो NH3 है ये आपका एमीन अर्थात A से शुरू है, क्लोरीन C से शुरू है, और नाइट्राइटो जो है आपका N से शुरू है, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसका नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब यहाँ पर 2 के लिए जो हम लोग डाई का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन क्लोरो, अल्फ़ाबेट के लिए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। क्लोरो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। अब ध्यान दीजिए आपका जो प्लेटिनम है यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड आ गया, तो प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। प्लेटिनेट। अब यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखी जाएगी, यहाँ पर NO2 पे -1 और क्लोरीन पे -1, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 2, इसका मतलब प्लेटनेट सेकेंड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। ये आपका पहले का आईपीसी नेम हो जाएगी। दूसरे का हो जाएगा, यहाँ देखिए 72 परमाणु पोटेशियम है, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम C2H4 को जो है बोला जाता है एथीन। क्या बोला जाता है? एथीन। और ये आपका उदासीन लिगेंड में आता है। किस में आता है? उदासीन लिगेंड में, ठीक ना। तो पोटेशियम ट्राई एथिलीन, क्रोमियम
क्रोमियम 0, ये इसका आईपीसी नेम है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर 0 जो है नहीं रहेगा। देखिए एक बार पुनः, ट्राई एथिलीन, ठीक, क्रोमियम क्रोमियम 3, ठीक है ना, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करा डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखना है। तो जो डीएनए होता है, यहाँ पर हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, डीएनए और यहाँ पर आरएनए। तो सबसे पहले तो हम लोग संरचनात्मक देखेंगे। क्या देखेंगे? संरचनात्मक अंतर देखेंगे। जो डीएनए होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाए जाते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा केवल होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना, ये पाई जाती है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका तो पहला अंतर हो गया। ठीक, दूसरा अंतर ये हो जाएगा, जो डीएनए होता है, यहाँ आरएनए है, जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है या इस प्रकार से, और जो आरएनए होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक, और जो डीएनए होता है, यहाँ आरएनए, जो डीएनए होता है इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इसमें होता है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है। ठीक, ये तो रहा संरचनात्मक। अगर क्रियात्मक अंतर की बात करें डीएनए और आरएनए में, डीएनए आरएनए, अगर हम लोग क्रियात्मक इकाई बात करें तो क्रियात्मक अंतर की बात करें तो जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थों के सूचनाओं का वाहक होता है, ठीक है ना, और जो आरएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थों की सूचनाओं का वाहक नहीं होता और ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक, डीएनए जो होता है ये हमारे शरीर की एक प्रकार से कह सकते हैं कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। आरएनए जो होता है ये कोशिका विभाजन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है ना। और जो डीएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करवाता है और जो आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है ना। ये था आपका डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, कह रहा है 0.05 मोल प्रति लीटर इनवर्स NaOH विलयन का तो यहाँ पर कह रहा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³ ओम है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कह रहा है सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपका जो है मियम का मान दे रखा है, अर्थात मोलरता दे रखा है 0.05, ठीक। और आपका विद्युत प्रतिरोध R का मान दे रखा है, कितना है
5.55 गुणे 10⁻3। ठीक। व्यास दे रखा है अर्थात डी का मान 1 सेंटीमीटर और आपका लंबाई का मान जो है 50 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे प्रतिरोधकता पूछ रहा है अर्थात रो का मान पूछ रहा है, और विशिष्ट चालकता जो होती है अर्थात कप्पा का मान पूछ रहा है, और मोलर चालकता अर्थात कैरेट एम का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, कैरेट एम का मान पूछ रहा है। इतना चीज़ें आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रो का मान निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, रो बराबर होता है RA/L। आर का मान स्टूडेंट्स दिया गया है 5.55 गुणे 10⁻3। ठीक है ना। और ए का मान जो है यहाँ पर आप लोग रखेंगे, ए का मान जो होता है πr² बटे एल का मान जो है आपका दिया गया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आप जो है एल का मान जो है यहाँ 50 सेंटीमीटर स्टूडेंट दिया है, 50। ठीक। अब ध्यान दीजिए आगे हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा 5.55 गुणे 10⁻3 गुणे पाई का मान होता है 3.14 गुणे आर का मान जो है आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लंबाई, तो इसका मतलब 1/2 का क्या करोगे, यहाँ पर 1/2 का क्या करोगे आप स्क्वायर कर दोगे। ठीक। बटे में आपका हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50। ठीक। इसको आप सॉल्व करिए। ठीक। इसको सॉल्व करने के पश्चात इसका जो है उल्टा कर दीजिएगा। रो बराबर होता है आपका स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के बाद आप जो है रो का मान, पहली चीज़ तो रो का मान आ जाएगा सॉल्व करने के पश्चात। ठीक। और जैसे ही रो का मान आता है उसके पश्चात आप लोग जो है विशिष्ट चालकता का मान निकालिए। विशिष्ट चालकता का मान होता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। इसका मतलब प्रतिरोधकता का उल्टा जितना वैल्यू आएगा इसका निकालने पर उसका आप कर दीजिएगा। कप्पा बराबर होता है 1/रो, अर्थात जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आएगा वही वैल्यू 1/में लिख दीजिएगा। 1/में में जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पर आएगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका विशिष्ट चालकता का मान निकल आएगा। ठीक। कहने का मतलब यह है कि कप्पा बराबर जो है, देखिए स्टूडेंट्स, कप्पा बराबर जो है आपका 1/रो हो जाएगा। ठीक है ना। जो रो की वैल्यू भी निकालेंगे आप वही रो का वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये कप्पा का वैल्यू आपका निकल आएगा। आप जानते हो कैरेट एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपान में एम। एम का मान दे ही रखा है, कप्पा का मान यहाँ से आ जाएगा और आपका कैरेट एम का भी मान आ जाएगा, अर्थात जो है मोलर चालकता का मान आ जाएगा। ठीक ना। कैरेट एम का मतलब मोलर चालकता का मान आ जाएगा। ठीक। ऐसे इक्वेशन लगेंगे। ठीक। तो इसमें कुछ है नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ बता ही दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना आपको पेप्टीकरण और क्या नाम है अपोहन के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए पेप्टीकरण होता क्या है। पेप्टीकरण जो होता है स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या होती है, स्कंदन का जो विपरीत प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टीकरण। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ताज़ा बना अवक्षेप है। ठीक है ना। अगर उसमें हम लोग विद्युत अपघट्ट के तन विलयन अगर उसमें मिला देते हैं तो वो जो अवक्षेप होता है वो आपका कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए फेरिक क्लोराइड है आपका। ठीक है ना। फेरिक क्लोराइड के ताज़ा बने अवक्षेप में अगर हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड है और वो ताज़ा अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक। यदि उसमें हम लोग फेरिक क्लोराइड का विलयन मिला देते हैं, ध्यान से सुनिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताज़ा बना अवक्षेप है अर्थात वो जो है जल में घुला था पहले,
अब वो जो है अवक्षेपित हो गया है। अब उसको पुनः कोलाइडी विलेन में परिवर्तित करना है। तो करेंगे क्या, उसमें हम लोग फेरिक क्लोराइड डाल देंगे। जैसे ही फेरिक क्लोराइड डाल देंगे वो कोलाइडी विलेन बन जाएगा और वो लाल रंग का विलेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहा जाता है। अर्थात जो है जो अस्कंदित पदार्थ हो गए हैं उसमें पेप्टिक कारक पदार्थ मिला दीजिए, वो कोलाइडी विलेन की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा कह रहा अपोहन। अपोहन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अपोहन जैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पात्र है, यहाँ पर जो है आपका एक चर्मपत्र झिल्ली में भरा विलयन है। ठीक है ना, चर्मपत्र झिल्ली में भरा क्या है, विलयन है। और यहाँ पर आपका वाटर है। ठीक है ना, साइड में क्या है, वाटर। इसमें अब वाटर में इसको चर्मपत्र झिल्ली की थैली लटका दीजिए। इसमें जो चर्मपत्र झिल्ली में छोटे पार्टिकल हैं ये, ठीक है ना, और ये सब आपका जो छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक कण। क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, चर्मपत्र झिल्ली से आसानी से विसरित हो जाते हैं, अर्थात बाहर चले जाते हैं, अर्थात जल में चले आएंगे। और जो कोलाइडी कण रहते हैं ये थोड़ा आकार में बड़े होते हैं, तो ये चर्मपत्र झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं और जो है जल में नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो क्रिस्टलाभ की अशुद्धियाँ होती हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो वास्तविक आपका विलयन है, वास्तविक जो कण है, ये आपका क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसमें एक देखिए बड़ा गोला है, एक इसमें जो है बिंदी बिंदी की तरीके से दर्शाया गया है। जो बिंदी बिंदी की तरीके से दर्शाया गया है उसको क्रिस्टलाभ बोलते हैं, और जो बड़ा गोला आपका क्या है, कोलाइडी विलयन है। ठीक है ना, अर्थात वो कोलाइडी कण है। ठीक, अब ध्यान दीजिए होता क्या है कि कोलाइडी कण बड़े होने के कारण ये चर्मपत्र झिल्ली के बाहर नहीं आ पाते हैं, अर्थात विसरित नहीं होते हैं। और क्रिस्टलाभ के अणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो कि चर्मपत्र झिल्ली को आसानी से भेद कर जो है जल में चले आते हैं। ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन में से क्रिस्टलाभ को शुद्ध करने, अर्थात क्रिस्टलाभ को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी अपोहन कहलाती है। ठीक है ना। क्रिस्टलाभ के अंतर्गत आपका यूरिया आता है, NaCl आता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर कल जो है हम लोग चौथे के गा से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है अगला भाग आपका बनेगा। ठीक है ना। ये भाग आपका भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 2 तक हम स्टूडेंट सॉल्व करा दिए हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को हमेशा बेल आइकन को ऑल करें। ठीक है ना। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।